नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ पारुल के पन्नों में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, है ना। और हम आज पढ़ेंगे आधुनिक काल, है ना। आधुनिक काल को इन्होंने अध्याय 4 नाम दिया है ना। पीछे हम पढ़े थे रीतिकाल में अध्याय 3 हम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4। ओके, इसका समय इन्होंने 1850 बताया है ना। तो आधुनिक काल का समय 1850 इन्होंने बताया है। ठीक, आगे चलते हैं। पूर्वाभास नाम से इन्होंने लिखा है कि आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया है। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। गद्य का संबंध किससे है? वैचारिकता से। आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं पद्य में भी व्याप्त थी। ठीक है, तो आधुनिकता इस काल में मतलब आधुनिक काल में गद्य में नहीं पद्य में भी व्याप्त थी। ठीक है, तो आधुनिकता किसमें? गद्य और पद्य दोनों में थी। भारतीय युग के बाद भी कविता पर गद्यात्मक दबाव है ना। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतीय युग से ही प्रारंभ हो गया है। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, है ना, रेखा चित्र, आलोचना गद्य की विधाएं हैं। रीतिकालीन कविता में रीत, लय, संगीतात्मकता इत्यादि प्रधान रही हैं। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हुआ? तो यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक युग में खड़ी बोली मुगल शासन, है ना, मुगल शासन के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग में ढलने का प्रयास किया, है ना, प्रयास हुआ। यह स्वाभाविक था कि सामान्य से ऊपर उठने का आकांक्षी, है ना, व्यक्ति और समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता रहा है। भाषा में सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम किया गया, है ना। तो जो खड़ी बोली है उसको हम देखेंगे, जैसे इंसान लखा हो गए, लल्लू लाल हो गए, है ना, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, और उनके ऊपर किसका प्रभाव था वो भी हम देखेंगे। ओके, 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से हिंदी उर्दू अध्यापन जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तक तैयार कराई। ठीक है, किसने कराई थी? जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने। ओके, हिंदी और उर्दू दोनों में। इसी कॉलेज में लल्लू लाल ने खड़ी बोली में गद्य में प्रेम सागर लिखा। ठीक है, तो प्रेम सागर के रचयिता लल्लू लाल हैं। ये खड़ी बोली में लिखा गया है। सदल मिश्र ने नसिकोतोपाख्यान लिखा, है ना। और इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के लिए प्रसिद्ध कवि ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखा था। यह काम 1830 के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी के प्रारंभिक लेखक इनको माना जाता है। आगे चलते हैं, इनको देख लेते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इनका समय 1746 से 1824 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दिल्ली के रहने वाले थे, है ना। सदा सुखलाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। उर्दू फारसी में भी ये लिखते थे। इन्होंने सुख सागर लिखा, है ना। तो नियाज का सुख सागर, नियाज कैसे थे? सुख में रहते थे। ठीक, कैसे? तो सदा सुख सागर लिखते। ठीक है, सदा सुखलाल सुख सागर लिखते थे। और ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी। और इनकी भाषा सहज और प्रवाह में, ये भाषा पूछा जाता है कि इनकी भाषा कैसी थी, है ना। खड़ी बोली गद्य में कथावाचकों पंडितों की शैली का प्रभाव था, किंतु इससे उनकी भाषा में सहज नष्ट नहीं हुई। ईसा अल्लाह खां के बारे में देख लेते हैं। 1756, है ना, और 1817 तक। तो ईसा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी लिखी। रानी केतकी की कहानी को ही उदय भानचरित कहा जाता है। ओके, इसकी भाषा कैसी थी? चटकीली, मुहावरेदार। इन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। ईसा अल्लाह खां ने गद्य पर शैली का प्रभाव है ना, उनके ऊपर क्या है? गद्य पर शैली का प्रभाव है। भाषा तो इनकी नागरों, है ना, नगरों की है, किंतु शैली अलंकृत और चुलबुली है। भाषा कैसी है? नगरों की है, किंतु शैली कैसी है? अलंकृत और चुलबुली। बीच बीच में पद जैसी तुकबंदियाँ भी आ गई हैं। उर्दू गद्य लेखक, है ना, लेखन में मिलती हैं। वह लल्लू लाल के यहाँ भी यह और ईसा अल्लाह खां के यहाँ भी ये मिलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया है, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों की को जी तरसने लगा, है ना।
तो ईसान अल्लाह खां की ये पंक्ति है। लल्लू लाल जी को पढ़ेंगे 1763 से 1825। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य प्रेम सागर लिखा। ठीक है, लल्लू लाल जी को प्रेम हुआ था खड़ी बोली में, तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की खड़ी बोली में लिखी गई है। और अरबी फारसी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग मतलब अपने गद्य में बहिष्कार किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लल्लू लाल जी ने किसका बहिष्कार किया था, है ना, तो अरबी और फारसी का। ओके, भाषा की सजावट प्रेम सागर में पूरी होती है। विरामों और तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णों में वाक्य के बड़े बड़े आए हैं। ठीक है, तो मुहावरों का भी प्रयोग कम है। सदल मिश्र को देख लेते हो, 19वीं शताब्दी है ना प्रारंभ में इन्होंने लल्लू लाल के तरफ फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए खड़ी बोली में गद्य पुस्तक तैयार की। तो एक लल्लू लाल ने, एक सदल मिश्र ने, दोनों ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए एक पुस्तक लिखी थी गद्य में। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, नचिकेतोपाख्यान, है ना। इसी भाषा में पूर्वीपन है, जो इसकी भाषा कैसी है नचिकेतोपाख्यान की, तो पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे सदल मिश्र। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदा सुख लाल न्याज भी गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहारोपयोगी थे। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योगा वशिष्ठ की परंपरा उन पर गद्य का है ना। तो गद्य के विकास में ईसाई मिशनरियों में शिक्षा प्रसार के लिए खड़ी बोली पुस्तक ब्रह्म समाचार्य समाज वैचारिकता को प्रकट करते। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, है ना। उनकी मतलब जो पुस्तकें थी मुद्रित होती थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसमें भी पूछा गया था नेट में भी कि छापा खाना की स्थापना किसने कराई या कहाँ हुई, है ना। ईसाई मिशनरियों ने। छापा खाना मतलब पुस्तकों को मुद्रित करना, मतलब उनको जो पहली बार तो किसने कराया था, ईसाई मिशनरियों ने कराया था। अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के लिए हिंदी उर्दू भी में भी पढ़ाई व्यवस्था सरकार ने की थी। ठीक है, और 1833 के आसपास आगरा के स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो 1833 में क्या हुआ था, आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, है ना, जिसके कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो स्कूल बुक सोसाइटी आगरा में इसकी स्थापना हुई और कथासार नामक एक पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कथासार मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद है। ठीक है, तो कथासार क्या है, मार्समैन के प्राचीन का अनुवाद। 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश में छपा। ठीक है, और हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रारंभ भी हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने आगे बढ़े और 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य अनुवाद किया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्र का अनुवाद किया और 1829 में उन्होंने क्या किया, बंगदूत नामक पत्र निकाला था। ठीक है, तो बंगदूत पूछा गया क्वेश्चन है 1829 किसका है, राजा राम मोहन राय का। 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर से जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड भी निकाला था। ठीक है, तो पहले उदंत मार्तंड आता है 1826 में और 29 में बंगदूत आता है राजा राम मोहन द्वारा। ठीक है, ये सब क्या कर रहे थे, ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, हिंदी के प्रारंभ में प्रचार समाचार पत्र में इन्होंने नहीं किया, उनके बाहर कलकत्ता से निकले राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक हिंदी गद्य पर अखिल भारतीय महत्व समझा जाता। ठीक है, यहाँ पे एक पंक्ति है, समाचार के नमूने देख लेना चाहिए, है ना। उदंत मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है
उन बोलियों के जाने पढ़ने वालों को ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदंत मार्तंड जब निकला था उसका एक नमूना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, समाचार पत्रों के भाषा यथा संभव रूढ़ियों से मुक्त व्यवहारोपयोगी होती थी। ठीक है, उदंत मार्तंड की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगी। 1845 में शिवराज है ना, शिव प्रसाद सिंह ने सितारे हिंद, जो शिव प्रसाद थे, राजा शिव प्रसाद, उनको सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, सितारे हिंद मतलब चांद, भारत का सितारा। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो काशी में उन्होंने क्या किया था, बनारस अखबार निकाला था 1845। ठीक है, 1845 में शिव प्रसाद, शिव बनारस, मैंने ऐसे याद किया था कि जो शिव हैं काशी में हैं, ठीक है, और काशी बनारस में है। तो शिव प्रसाद, शिव भगवान काशी में रहते हैं और बनारस अखबार इन्होंने निकाला। ठीक है, इसकी लिप देवनागरी लिप है, इन्होंने उर्दू की ओर झुकी हुई है ना। बनारस में ही 1850 में सुधाकर भी निकला। राजा लक्ष्मण सिंह 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी है ना। तो कैसे राजा की प्रजा, मैंने ऐसे याद किया था कि जो राजा हैं वो प्रजा, मतलब जो राजा लक्ष्मण हैं वो प्रजा हितैषी निकालते थे। ठीक है, राजा की प्रजा, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी। 1863 में आगरा से लोक मित्र निकला था। ठीक है, और कब 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रारंभ किया। ठीक है, हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में जब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई, तो उर्दू कब की गई थी उत्तर प्रदेश में प्रांतों की भाषा, तो 1837 में है ना। तो इसका प्रभाव पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो या उर्दू होना, हिंदी केवल धर्म कथा पुराण आदि को सुनने सुनाने, स्त्रियों के लिए वह व्रत त्योहार को की भाषा बन गई थी। ठीक है, उर्दू के समर्थन गारता दत्तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया। ठीक है, तो उर्दू के समर्थक कौन थे, तो गारता दत्तासी और सर अहमद है ना, सैयद अहमद थे। ठीक है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में उर्दू के हिदायती हो गए थे। ठीक है, तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं वो हिंदी के समर्थक नहीं थे, पहले थे, बाद में फिर हट गए। ठीक है, उर्दू के समर्थक हो गए थे। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह आए। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम निकाला। रघुवंश के गद्य का अनुवाद भी उन्होंने हिंदी में किया। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना राजा लक्ष्मण सिंह जो नाटक है। ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लैरी 1863 के आसपास पांडित्यपूर्ण या निर्भीक व्याख्यान दिए। ठीक है, भाग्यवती इनका जो उपन्यास है भाग्यवती 1867, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दयानंद 19वीं शताब्दी के हैं। दयानंद 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की रचना 1800 मतलब समाज की स्थापना 1875 में की। सत्यार्थ प्रकाश इनका ग्रंथ है जो हिंदी गद्य में लिखा गया था। स्वामी जी गुजरात भाषी थे है ना, तो पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ के थे, गुजराती भाषी है ना। उन्होंने पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल के राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का प्रयोग किया था, उसी प्रकार पश्चिमोत्तर में भारत में गुजराती भाषा दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन थे वो दक्षिण में हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहीं गुजरात में दयानंद सरस्वती जी कर रहे थे। खड़ी बोली गद्य का विकास हो रहा था। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं पूरे साहित्य पर पड़ा था। इसी साहित्य से नई चेतना का प्रवेश भारतीय युग में हुआ। ठीक है, तो भारतीय युग में किस प्रकार से हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ उसको हमने देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं भारतीय युग 1850 से 1900 तक इसका समय माना जाता है। भारतीय युग को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण है ना, हिंदी साहित्य की रीतिबद्धता और रीति मुक्त हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय युग हुआ उसमें रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। मतलब जो
रीतिबद्धता मतलब जो कविताएं लिखी जाती थी वो मुक्त हो गई, मतलब सभी लेखक स्वच्छंद हो गए, ठीक है, जिसके कारण आधुनिक युग का जन्म हुआ। जिस प्रकार रीतिकाल में सभी जो कवि थे या आचार्य थे वो क्या करते थे, राजाओं के आश्रय में रह के कविता करते थे, है ना, उनके लिए वो लिखते थे। पर भारतेंदु युग जब आया तो सब स्वतंत्र हो गए, है ना, तो मतलब वो देश के लिए, समाज के लिए अपनी कविताएं लिखने लगे। उसी के बारे में हम देखेंगे। भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया था, जमीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ बढ़ा दिया था, माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों में जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की थी, देसी नरेशों से समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन भी किया, ठीक है। 1857 की सिपाही विद्रोह था जो अर्थव्यवस्था हुई, अर्थव्यवस्था के विकास को रुझाया। इसका परिणाम क्या हुआ था कि जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था जिसमें किसानों ने हिस्सा लिया था, गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया था, है ना। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों को लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम से इस्तरहार विद्रोह हुआ, जारी किया गया, उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरी, कारीगर, है ना, सबका बयान किया गया। इसमें कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे वो नील कपड़े, जहाज़ों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं का व्यापार इजारा अधिक कायम किया गया। केवल मामूली चीज़ों का ही व्यापार यहाँ उन्होंने उन लोगों के हाथों में रहने दिया, ठीक है। और चुंगी वगैरह के लिए व्यापार, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो किस प्रकार वो भारत में अपना शासन करके जो किसान हैं उनके साथ करते थे, व्यवहार करते थे, ठीक है। रामविलास शर्मा जी का यहाँ पे कथन है कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित था। इसका पहला परिणाम यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया उतना ही भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया था। भारतीय हिंदू की आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, है ना, हिंदी भाषी, सब उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। कहते हैं कि भारतेंदु हिंदी को क्या किया, एक नए मार्ग पे लाके खड़ा कर दिया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं, है ना। तो भारतेंदु को नए युग का प्रवर्तक शुक्ल ने कहा। यद्यपि देश में नए नए विचारों में भावनाओं का संचार हो गया था, परंतु हिंदी में उनसे दूर, है ना, हिंदी उससे दूर थी। लोगों में अभिरुचि बदल रही थी, है ना, बदलती चली जा रही थी, पर हमारे साहित्य पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य सामंतों की कोटि से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति में पवित्र और मंदाकिनी से स्नान कराया, वहीं दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया था, ठीक है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भारतेंदु युग कैसा था, है ना, भारतेंदु युग के बारे में ये सब महान विचारकों का कथन है। तो भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसे सुधार भी चाहते थे, है ना, और वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु क्या है, स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारक भी थे, ठीक है। तो भारतेंदु कैसे थे, स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत नहीं, क्योंकि वो समाज सुधारक थे। स्त्री शिक्षा, विवाह, है ना, विधवा विवाह, विदेशी यात्रा का वो उन्होंने समर्थन किया था। किसने, भारतेंदु जी ने, ठीक है। यहाँ पे हमने भारतेंदु जी के बारे में पढ़ा और अनेक विचार जो भी महान विचारक हैं उनके बारे में। 1857 का सिपाही विद्रोह था
और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव भारतीय हिंदी युग इस नवजागरण के अग्रदूत है। ठीक है, तो जो आधुनिकता का प्रधानता के 3 लक्षण हम देख लेते हैं, जो हिंदी साहित्य की आधुनिकता के प्रवर्तन है, तो इसको हम देख लेते हैं। 3 लक्षण कौन कौन से थे कि यह बोध पर आधारित है कि साहित्य का काव्य रूढ़ियों, शिक्षा है ना, कवि शिक्षा या कवि किसी निर्दिष्ट प्रणाली में न चलकर अपना संवेदन के आसपास जीवन को ग्रहण है ना, जीवन से ग्रहण करने लगा था। ये आम भारतीय हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा था कि यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ और यथार्थ का विषय बोध होता था। इसीलिए इस युग के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमताओं को विरूपताओं का उद्घाटन किया। ठीक है, विषमताओं का बोध है ना। तीसरा, विषमताओं के बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा की छटपटाहट भी थी। रचनाओं में, साहित्य में इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा था। इसीलिए आधुनिक साहित्य रस मग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा था। ठीक है, और ये जिसका प्रवर्तन भारतीय हिंदू ने किया था। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य का यही विशेषता है कि इसमें भारतीय हिंदू ने इसका प्रवर्तन किया। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें कि जिस प्रकार भारतीय हिंदू युग में मतलब 1857 के बाद से भारतीय हिंदी युग हुआ, किस प्रकार हिंदी का प्रचार हुआ, उसको हमने देखा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ट्राई करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके आगे हम पढ़ेंगे निबंध, है ना। आधुनिक काल में निबंध पढ़ेंगे, फिर नाटक पढ़ेंगे जो विश्वनाथ जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। धन्यवाद।